तो सॉलिड स्टेट अमोर्फस क्रिस्टलाइन दो पार्ट्स में आपने क्लासिफाई कर दिया है। अमोर्फस क्रिस्टलाइन पहली बात। मुझे इसमें काम की बात जो दिख रही है वो जो आगे जाकर मैं आपको समझा देता हूं। जो क्रिस्टलाइन है उनका आपको शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर दिखता है। इसका मतलब जैसे ये छोटे फॉर्म में वैसे ही बड़े फॉर्म में। लेकिन अमोर्फस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हर मोमेंट पे उसका जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो बदलता जा रहा है हर मोमेंट पे। तो उसको कभी भी आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव में रीड नहीं कर सकते, जबकि क्रिस्टलाइन को आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव में रीड कर सकते हो। छोटा क्यूब बड़ा क्यूब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसमें जो अरेंजमेंट है वो रिपीटिशन हो रहा है, रिपीट 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 हो रहा है। अमोर्फस में ऐसा कोई भी रिपीटिशन आपको नहीं दिखता। और इसी से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट बात और निकल कर आई, कभी ट्रू फॉल्स में अगर आकर फंस जाए तो जो क्रिस्टलाइन है उनके अंदर मिलती है एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी, एन फॉर नॉट, आइसो सेम, ट्रोपी मतलब सेम नहीं है। क्या नहीं है सेम? एक प्रॉपर्टी को, किसी एक प्रॉपर्टी को अलग अलग डायरेक्शंस में जब मेजर किया, एक ही प्रॉपर्टी को जब अलग अलग डायरेक्शंस में मेजर किया तो रिजल्ट्स डिफरेंट आए। रिजल्ट्स डिफरेंट आए तो इस पूरे फिनोमिनन को आप लोगों ने एक नाम दे दिया है एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी। लेकिन अगर आप अमोर्फस की बात करो तो मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको अगर ध्यान से सुनोगे, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिख रहा है आप लोगों को कि क्यों? क्योंकि मुझे उनका इंटरनल अरेंजमेंट दिखता ही नहीं ढंग से, मैं समझ ही नहीं पा रहा, उनमें कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा, तो मैं किस अरेंजमेंट को बनाऊं? स्मॉल अरेंजमेंट के अंदर जब आपने एक प्रॉपर्टी का मेजरमेंट किया तो उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। जबकि ये देखो क्रिस्टलाइन के बारे में, क्रिस्टलाइन में डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल सर्कल डॉट, इसका रिपीटिशन करवा दिया। और एक एक्सरे बीम तो अलग अलग डायरेक्शन में से डायगोनली हॉरिजॉन्टली पास हुई, तो जो रेड कलर की आपके पास हॉरिजॉन्टली पास हो रही है उसको डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल फेस कर रहे हैं। लेकिन जो डायगोनली है उसको सर्कल 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 डॉट डॉट, ऑल्टरनेटिवली नहीं कॉन्टिन्यूसली। तो दोनों के रिजल्ट्स क्या आएंगे? अलग अलग। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग क्या कि जब मैं क्रिस्टलाइन के अंदर किसी एक प्रॉपर्टी का अलग अलग डायरेक्शन में मेजरमेंट करता हूं तो रिजल्ट्स अलग अलग आ रहे हैं। और जब मैं अमोर्फस में, वुड में, ग्लास में, प्लास्टिक में मेजरमेंट करता हूं तो मेरे रिजल्ट्स बार बार सेम आ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने नाम दे दिया क्रिस्टलाइन को एन आइसोट्रोपिक और अमोर्फस को आइसोट्रोपिक। इसी वजह से क्रिस्टलाइन को बोलते हो ट्रू सॉलिड्स और अमोर्फस को बोलते हो सूडो सॉलिड्स। ठीक है जी। उसके बाद फिर बच्चों को मैंने समझाया कि आपके पास यूनिट सेल्स यहां आते हैं हम लोग, तो यहां इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये बात पहले कर लें। ये रैंडम नहीं चले थे कुछ बच्चे, तो अभी मैं सीक्वेंस में चल रहा हूं। टेम्परेचर का इफेक्ट अमोर्फस सॉलिड्स पे क्या जाएगा? कभी आपने पुरानी बिल्डिंग्स देखी हो ना, उनके ग्लास 15-15 20-20 साल पुरानी अगर बिल्डिंग देखी हो तो उनके ग्लास धुंधले हो गए, उनके कांच लगे थे ना जो खिड़कियों में वो थोड़े धुंधले हो गए, टर्बिड हो गए। तो एक्चुअल में हो पता है क्या रहा है? आपकी एनसीईआरटी का सेकंड पेज खोल के देखना, वहां आपको उसने सिलिका का अमोर्फस और सिलिका का क्वार्ट्ज फॉर्म दोनों दिखा रखे हैं। तो जो सिलिका का अमोर्फस फॉर्म है वो ग्लास है, जो कांच बोलते हो जिसको आप, तो उस पे लगातार दिन भर सनलाइट से हीटिंग हुए जा रही है, रात को कूलिंग, फिर हीटिंग, फिर कूलिंग, फिर हीटिंग, फिर कूलिंग। इसको हम मेटलर्जी में टर्म देते हैं अनिलिंग, हीटिंग कूलिंग को। उससे पता है क्या हुआ? जो अमोर्फस था उसके कुछ फ्रैक्शन, कुछ पार्ट धीरे धीरे अरेंज कर गए खुद को। तो इसको हम बोलते हैं व्हेन अमोर्फस इज रिपीटेड और कॉन्टिन्यूअसली हीटेड और कूलिंग, हीटेड और कूलिंग, हीटेड और कूल, तो इससे क्या हुआ? कुछ पार्ट उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर, क्या किसी अमोर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो एब्सोल्युटली यस इसका आंसर है। और ये चीज मैंने आपके सामने बोल दी है जो हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर। अब किसी ने कहा सर ये जो अमोर्फस है इसको आपने नाम दिया था सुपर कूल्ड लिक्विड, तो लिक्विड में तो एक प्रॉपर्टी होती है बहने की, फ्लूइडिटी की, तो क्या वो किसी ग्लास में, प्लास्टिक में
हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। वर्टिकल खड़े हुए ग्लास का अगर आप ऐसे नहीं कि आज खड़ा किया और कल उसको जाके उसका बर्नियर कैलिपर से उसकी थिकनेस मेजर करने लग जाओ ना 8-10 साल के बाद, आफ्टर 8 to 10 years, जब आप उस ग्लास को विंडो से डीअटैच करके उसका बर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ द बॉटम करोगे तो वो अपर पार्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा थिक ही नजर आएगा। एविडेंसेस है। तो इससे पता चलता है कि ये धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, बह रहे हैं, मतलब इनमें फ्लूइडिटी है। तो फ्लूइडिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कोल्ड लिक्विड्स। वी कैन कन्वर्ट द अमोर्फस टू द क्रिस्टलाइन फॉर्म बाय द हीटिंग कूलिंग। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ट्रू फॉल्स में आपको मिल सकती है। नाउ हमारा मूवमेंट जा रहा है किसकी तरफ, टर्मिनोलॉजी की तरफ। ध्यान से सुनना और समझना। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी में टर्म्स आएंगी बच्चे, और टर्म्स के अंदर सबसे पहली टर्म है यूनिट सेल। और अगर 12वीं का पेपर देने जा रहे हो फिर तो आपके लिए काम की बात है, नहीं तो बस यूनिट सेल का मतलब है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल दैट इज व्हिच हैज ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल। बस 12वीं तो कोई देने जा नहीं रहा होगा आप में से, 12वीं देने जाना है तो फिर इसको याद करके जाना, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, क्लासिफिकेशन। अब हम आ गए हमारे कंपटीशन में। हाउ मेनी यूनिट सेल्स इन द क्रिस्टल लैटिसेस? योर आंसर शुड बी 4। BSFE इसका कोड बना दिया मैंने। बॉडी सेंटर्ड 8 कॉर्नर 1 बॉडी सेंटर, देन सिंपल 8 कॉर्नर्स ओनली। फेस सेंटर 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर्स। और अगर आप बात करोगे एंड सेंटर्ड की, एंड नॉट एज, एज कोई बेसिक यूनिट सेल नहीं है, एंड तो जिस कमरे में आप बैठे हो उसके आमने सामने वाली 2 दीवारें, या ये आमने सामने या फिर ऊपर नीचे की, उनके दोनों के सेंटर में, फेस के सेंटर में मुझे पार्टिकल्स चाहिए, मुझे स्फीयर्स चाहिए। तो आपके पास बेसिकली 4 टाइप की यूनिट सेल्स ही होती हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा यूनिट सेल की बात करेगा जो नमक में मिलती है, उसको बोलते हो एज सेंटर। NaCl में वहां एज सेंटर, वो ओवी वगैरह बताऊंगा, ऑक्टेटल तो वहां भी समझाऊंगा, लेकिन ये बेसिक यूनिट सेल में इंक्लूडेड नहीं है। फिर मैंने बच्चों को बताया, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं। जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है उसको बोलते हो आप लोग ओपन स्ट्रक्चर, जिसमें स्फीयर्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे लेकिन एक्चुअली ये टच करते हैं। ये क्लोज स्ट्रक्चर है इसका। तो आप देखो सिंपल के अंदर, आप देखो सिंपल के अंदर स्फीयर्स एग्जैक्टली एज पे टच कर रहे हैं, लेकिन जब आप फेस सेंटर में पहुंचे तो स्फीयर्स एट द एज एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जो एज वाले हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। इवन इतना बताऊं, यहां 13% जगह खाली है प्रॉपर कैलकुलेशन करके BCC के अंदर। और नीचे जो स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं वो कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है। कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/8, फेस सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ, बॉडी सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 in 1 यूनिट सेल। तो ओपन स्ट्रक्चर लिखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर लिखना इजी है। हर बार ये गोले बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ओपन हमारी कन्वीनियंस है। तो अभी तक आपके दिमाग में एक बात डाली है मैंने, 4 टाइप ऑफ द यूनिट सेल्स। इसके अलावा मैंने आपके दिमाग में कुछ नहीं डाला अभी तक। एक्स्ट्रा यूनिट सेल मैंने आपको बताई दी है जो कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आती है। देन आफ्टर क्रिस्टल लैटिस, इन यूनिट सेल्स को रिपीट कराते चले जाओ। इन यूनिट सेल्स को रिपीट कराते चले जाओ तो आपके पास क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो आपके पास क्रिस्टल लैटिस बनता है, और क्रिस्टल लैटिस आपके पास है 7 टाइप के। और मुझे अच्छी तरह कंफर्म है एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको कोशिश करता हूं कि अभी क्लास में इसको याद ही करवा दूं। 7 क्रिस्टल लैटिसेस है, उसके लिए मैंने कोड बना रखा है CTOMHRT। CTOMHRT अगर आप देखो तो ये कोड आपके पास बन गया, कट ऑफ माई हार्ट। CTOMHRT। वी हैव द 7 टाइप ऑफ द क्रिस्टल लैटिसेस। अच्छा जी, C का मतलब क्या है? क्यूब। T का मतलब क्या है? टेट्रागोनल। O का मतलब क्या है? जैसे मैच बॉक्स होता है आपके घरों में माचिस होगी, ऑर्थोरोम्बिक। M फॉर मोनोक्लिनिक।
H for हेक्सागोनल है। तकलीफ है भाई किसी को? C फॉर क्यूब है, T फॉर टेट्रागोनल है, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक है, M फॉर मोनोक्लिनिक है, X फॉर हेक्सागोनल है, R फॉर रोम्बिक है और T फॉर ट्राइक्लिनिक है। CTOMHRT। ठीक हो गया। अब मैं इनके एंगल्स एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से सुनना। स्टार्ट के 3 में अल्फा बीटा गामा 90 90 90। अल्फा बीटा मैच बॉक्स देखो, कभी आपके आसपास कोई क्यूब दिख जाए वो देखो, तो सारे के सारे एंगल एग्जैक्टली कितने डिग्री के बन रहे हैं? 90 डिग्री के। ठीक है जी। अब मैं इनके एक्सिस एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना बड़ा आसान है। स्टार्ट के तीनों बराबर है, 2 बराबर है, तीसरा नहीं है, और अगले में तीनों ही बराबर नहीं है। बोलने का तरीका, a इज इक्वल टू बी बट नॉट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, a is equals to b but not equals to c and a is not equals to b is not equals to c। अब थोड़ा सा देखो कितनी ट्रिक बनेगी। अब ऊपर के तीनों को उल्टा लिख दो, ऊपर के तीनों को उल्टा लिख दो तो MHR बन गया, MHR। ऊपर के तीनों को अपोजिट लिखते ही 1 2 3 को 3 2 1 लिखते ही MHR बन गया। और इस टेबल को मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, ये चैप्टर आज खत्म हुआ एक बैच में, वहां उन्होंने 30 से 45 सेकंड के अंदर ये पूरी टेबल बना दी। CTOMHRT लिखकर फिर CTOK AB अल्फा बीटा गामा 90 अल्फा बीटा गामा 90 अल्फा बीटा गामा 90, क्रिस्टोग्राफिक एंगल्स 90 90 लिखकर फिर क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस की बात चली, फिर क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस की बात चली तो वहां ट्रिक सिखाई, ABC बराबर AB बराबर बट नॉट C, ABC बराबर नहीं है, और MHR के लिए तीनों को उल्टा लिख दो। अब सुनो, मुझे MHR के एंगल पढ़ने, तो जब मैं M मोनोक्लिनिक H हेक्सागोनल की बात करूंगा तो मोनोक्लिनिक के अंदर अल्फा बीटा 90 मोनोक्लिनिक और गामा ना तो 90 ना 120 है, मोनो इंक्लाइंड, एक एक्सिस इंक्लाइंड है, एक एक्सिस का एंगल 90 नहीं है, 120 भी नहीं है। 120 होएगा तो हेक्सागोनल बन जाएगा, 120 होएगा तो हेक्सागोनल बन जाएगा। और वही तो किया हमने। MHR को सीखना कितना आसान है। MHR H में एक 120 डिग्री हो गया है, बाकी अल्फा बीटा 90 90 और आ गया है रोम्बिक। अब मैं बच्चों को कहता हूं, मेरे पास ऐसे ढेरों एग्जाम्स के क्वेश्चन पड़े हैं जिसमें इस टाइप की छेड़खानी आपसे कर रखी है। क्यूबिक और रोम्बिक को नजर मारो, क्यूबिक रोम्बिक को, पहले को और छठे को नजर मारो, सारे एंगल बराबर बट 90, और यहां सारे एंगल बराबर बट नॉट 90, कुल मिलाकर एंगल तो बराबर ही है ना। तो मेरे से पूछा, आउट ऑफ द 7 क्रिस्टल सिस्टम द 2 क्रिस्टल सिस्टम्स व्हिच हैव द ऑल एक्सिस एंड एंगल्स सेम वैल्यू। उसने ये नहीं कहा कि क्यूब और रोम्बिक में वैल्यू सेम, उसने कहा क्यूब इंडिपेंडेंटली अल्फा बीटा गामा सेम है और रोम्बिक में इंडिपेंडेंटली अल्फा बीटा गामा सेम है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इन क्यूबिक एंड रोम्बिक ऑल पैरामीटर्स आर सेम, मतलब क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा और रोम्बिक में अल्फा बीटा गामा। वो ऊपर 90 है, ये 90 नहीं है बट सेम है, तो इन दोनों में सिमिलरिटी है, क्यूबिक में और रोम्बिक में। और जिसका नाम ही ट्राइक्लिनिक है, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल सिस्टम। इसके सारे के सारे एंगल भी बराबर नहीं है और सारे के सारे एक्सिस भी बराबर लेंथ के नहीं है। तो इस तरीके से आप C2MHRT का एफर्ट करके याद कर सकते हो। आगे कोड बनेंगे भाई 324211। अब ये किस चीज का कोड है? क्यूबिक में कितने टाइप की यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे पास टोटल 4 टाइप की यूनिट सेल है। उसके लिए मैंने कोड बनाया बच्चों के लिए BSFE, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, नॉट एच। फिर बच्चों ने कहा क्या ये क्यूब में सारी मिलती है? मैंने कहा ना, यही तो कंफ्यूजन मिटाना है। इसके लिए CTOMHRT का 324211 का एक कोड बना दिया है, 324211 का एक कोड बना दिया है। क्यूबिक में 3 है और उसका भी फर्दर कोड बना दिया BSF। टेट्रा में 2 ही है BS,
और अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखो, वो बोलेगा मैच बॉक्स की ज्योमेट्री बताओ, आंसर है ऑर्थोरोम्बिक। क्यूब और रोम्बिक में अल्फा बीटा गामा एबीसी बराबर है, उसमें 90 उसमें 90 नहीं है। सिंपलेस्ट क्यूब है और कॉम्प्लेक्स ट्राइक्लिनिक है। ऐसा बताओ जिसमें सारी यूनिट सेल है, ऑर्थोरोम्बिक। हाउ मेनी ब्रेविस लेटिस, अब ये नई टर्म क्या है, ब्रेविस लेटिस इनके सम को बोलते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 ब्रेविस लेटिसेस है, और हर को मेंशन कर सकते हो। अच्छा, ऐसी कौन सा यूनिट सेल है जो सभी क्रिस्टल लैटिसेस में एग्जिस्ट करती है, वो भी हाईलाइटेड है। क्वेश्चन तो कितने बना लो बैठे बैठे यहां से, सिंपल 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 सब में। तो अगर ये टेबल आपके दिमाग में सेट हुई C2MHRT क्लियर, तो आप विनर हो सकते हो कम से कम 10-12 क्वेश्चंस के। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है जी, नियरेस्ट नेबर। यूनिट सेल कांस्टेंट क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर्स इन द गिवन लैटिस। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, पड़ोसी डायरेक्ट टच करने वाले। यूनिट सेल कांस्टेंट क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्फीयर्स इन द गिवन लैटिस और यूनिट सेल। कहते जी मुझे सिंपल का आप जल्दी से यूनिट सेल कांस्टेंट जेड निकाल के बताओ। मैंने कहा उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो मुझे मेरे पिछले बैच ने, वो 12वीं पास बच्चे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा किसी क्यूब में कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो 95% बच्चों की इंफॉर्मेशन थी 1/8। तो मेरा वो टाइम बच गया समझाने वाला भी, वाई द कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स 1/8, वाई द एज कंट्रीब्यूट्स 1/4, वाई द सेंटर कंट्रीब्यूट्स 1 एंड वाई द फेस सेंटर कंट्रीब्यूट्स 1/2। क्या आपको ये खबर है कि कॉर्नर 1/8, एच 1/4, सेंटर 1 एंड फेस हाफ कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में। चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे मुझे ना सिंपल का जेड निकालना आ गया। सिंपल में कॉर्नर कितने, 8 इंटू 1/8, तो जेड क्या आ गया 1। एंड सेंटर्ड में 8 कॉर्नर, 2 एज एंड, तो इसको हमने 2 इंटू हाफ लिखा, तो टोटल जेड ऑफ एंड सेंटर्ड क्या आ गया है 2। फेस सेंटर्ड अपने आप समझो, फेस सेंटर्ड को जल्दी से, कॉर्नर 1/8 का कंट्रीब्यूशन 6, फेस सेंटर इंटू हाफ कर दिया, तो जेड वैल्यू फेस सेंटर की सबसे ज्यादा आ गई है 4। ठीक है जी, बॉडी सेंटर्ड की समझो यहां के 8 कॉर्नर, 1 बॉडी सेंटर, 1 + 1 = 2। लो जी, अब इसके बाद है टर्मिनोलॉजी के अंदर नई टर्म जिसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। लेकिन अब आपको ना पैकिंग फ्रैक्शन के डेरिवेशन नहीं देने, आपको पैकिंग फ्रैक्शन की फाइनल टेबल सीख लेनी है। वो टेबल मैंने यहां बना रखी है, आओ मेरे साथ। डेरिवेशन मैंने उनको करवाए हैं क्योंकि उनके साथ तो मैं 6 दिन हो गए मुझे चैप्टर के बारे में बात करते हुए, क्लियर ना। आपके साथ आज ही है और आज ही है, तो उनको भी मैंने बोला था इस टेबल पे भरोसा रखना, क्योंकि सॉलिड चैप्टर में इंफॉर्मेशन ज्यादा है। सिंपल बीसीसी एफसीसी, सिंपल का जेड कितना है भाई 1, बीसीसी का 2, एफसीसी का 4। कोऑर्डिनेशन नंबर, डायरेक्ट टच करने वाले आइटम्स, कुछ लोगों को डायरेक्ट टच करने वाले समझ में नहीं आते हैं, तो वहां हमें बनाना पड़ता है इसका सिंपल वाले का स्ट्रक्चर। चलो अलग से बना देता हूं मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर समझना है सिंपल के अंदर। सिंपल समझते हो ना, 8 कॉर्नर्स इनफ। अब इसको इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, 3 तो यही हो गए। और अगर थोड़ी समझदारी दिखाओ, अगर थोड़ी समझदारी दिखाओ, थोड़ी समझदारी दिखाओ तो बात समझ में आ सकती है। क्या इसके पड़ोसी भी तो होंगे, क्लियर ना। इसी तरीके से यहां ऊपर भी तो पड़ोसी होंगे इसके, सिमिलर वे में, क्लियर ना।
ऐसे इस साइड में, जिसको मैं यहाँ 3D है नहीं इसलिए बना नहीं पा रहा, तो जो मेरी तरफ आ रहा है, तो वहां भी इसके पास कुल मिलाकर इस कॉर्नर को 1 2 3 4 5 एंड 6 6 पड़ोसी मिल रहे हैं। पीसीसी में तो बड़ा ही आसान है देखना, सेंटर वाले को 4 ऊपर 4 नीचे कॉर्नर, टोटल टोटल नेबर 8 मिल रहे हैं। और एफसीसी मैं जब पैकिंग समझा रहा हूं आप लोगों को, एफसीसी जब मैं आपको पैकिंग समझा रहा हूं, ये देखो, सॉरी 6 तो इसकी इस पूरी की पूरी प्लेन में, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 तो यहां और 3 ऊपर 3 नीचे, तो यहां इसको 6 प्लस 3 प्लस 3 12 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। तो कुल मिलाकर मैं इस टेबल को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मुझे z का वैल्यू 1 to 4 मिला, मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 12 मिला, मुझे डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर, अब वो जो पीछे फोटो बनाया था ये देख लो, इसका अगला पड़ोसी कितनी डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे, अगला पड़ोसी कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे। पूछने को तो बुक्स वालों में नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, लेकिन इनफ कि नीट के लिए आपको नेक्स्ट नहीं, सिर्फ नियरेस्ट एटम के बारे में पता होना चाहिए, जिसका नंबर हम निकाल चुके हैं, अब डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। अगर कोई बीसीसी के अंदर नियरेस्ट नेबर ढूंढ रहा है तो वो आपको कहां मिलेगा। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी आपको कि बीसीसी में दोनों टच नहीं कर रहे। अगर आप क्लास में थे और होशोवाश में थे ना, अगर पूरी तरह से आपको होश था, तो आपने देखा होगा मैंने इसको हाईलाइट करके दिखाया था कि बीसीसी में एज एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो इसका पड़ोसी एज के थ्रू तो आ ही नहीं सकता, इसका पड़ोसी बॉडी डायगोनल के थ्रू आएगा इसके अंदर। और जब मैं किसी का बॉडी डायगोनल बनाऊंगा कॉर्नर से चलता हुआ, तो ये डिस्टेंस जिसको बॉडी डायगोनल बोलते हो, ये √3a है। और डिस्टेंस कितनी है दो पड़ोसियों के बीच में, √3a/2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, √3a/2। आउट हो गए क्या? मुझे लगा नेटवर्क काम करना बंद कर गया। वैसे जब ये तुमने अपनी 11वीं क्लास में थी तब तुम्हारे सॉरी 11वीं क्लास में सॉरी एंट्री कर गया था ना ये चैप्टर। ये तुम्हारे 11th क्लास में नहीं था, 12th क्लास में पढ़ा तुम लोगों ने इसको? अच्छा, कुछ लोगों ने 11th में, कुछ लोगों ने 12th में पढ़ा। चलो, तो कुल मिलाकर हमें समझना क्या है, जब मैं इस चैप्टर पे काम कर रहा हूं तो अब मैं डेरिवेशंस को बिल्कुल हटा दूं। डेरिवेशन समझाए जाते हैं, जब लिखे हैं तो समझाए होंगे पक्का बच्चों को, लेकिन अब आपके यहाँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से नीड नहीं है। मुझे डिस्टेंस ढूंढनी थी √3a/2, और अगर मैं यही डिस्टेंस ढूंढने निकल गया किसके अंदर, इन द एफसीसी, तो निकलेगी a/√2। समझने में इंटरेस्टेड हो तो फिर आ जाओ मेरे साथ। ये लो जी, कॉर्नर, ये फेस का सेंटर। अब मैंने आपको उसमें भी दिखाया था, वापस अगर उस फोटो पे लेके जाऊं, जब भी मैं सिंपल को छोड़कर कहीं भी आगे चला जाऊं, दो कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करते, वहां पैकिंग निकल ही नहीं सकती। तो पैकिंग ये क्या भाई, √2a, इसका हाफ कर दिया तो क्या आ गया, a/√2। डेरिवेशन के बाद पैकिंग फ्रैक्शन π/6, पैकिंग फ्रैक्शन √3 π/8, पैकिंग फ्रैक्शन π/3√2। डेरिवेशन करोगे तब भी याद करना है, और डेरिवेशन पेपर में बैठकर करने लगोगे तो 1 मिनट से ऊपर लगेगा। तो समझौता तो यही हो रहा है
कि पैकिंग फ्रैक्शन का पाई वाली टर्म को याद ही कर लो, पाई/6 √3 पाई/8 एंड पाई/3 √2, और कोई इलाज ही नहीं आपके पास। और पैकिंग एफिशिएंसी इसको सोल्व करके 52.4%, 68%, 74%। इसमें से मैं एक सिंपल वाले का आइडिया आपको पकड़ा देता हूं। वैसे तो मुझे कई बार लगता है कि हम टाइम किल कर रहे हैं बच्चे के साथ, चलो कोई बात नहीं है, आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले मैंने पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में जानना चाहा सिंपल क्यूब के अंदर। पैकिंग फ्रैक्शन इन द सिंपल क्यूब, पैकिंग फ्रैक्शन इन द सिंपल क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बना, जेड कंट्रीब्यूशन है। जो कंट्रीब्यूशन कर रहे थे वो खुद कौन थे, वो स्फीयर्स थे, और कहां एडजस्ट थे, क्यूब के अंदर। व्हाट इज द जेड ऑफ द सिंपल क्यूब, 1 4/3 पाई आर क्यूब एंड इट इज ए क्यूब। अब आर को और ए को सेम टर्म में लेकर आओ। आपको बताया था सिंपल के अंदर दो स्फीयर एज के पर्सपेक्टिव में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r पाई आर क्यूब, 3 यहां पड़ा हुआ है, a की जगह 2r का क्यूब लिख दिया आपने, 4 पाई क्यूब है, नीचे 3 है, 8r क्यूब लिख दिया आपने, ये कट गया, सुन पा रहे हो तो ये पाई/6 आंसर आ गया, और ये अप्रोक्सीमेट 50% के आसपास ही है, 0.524। और आजकल तो क्वेश्चन पेपर में देखो ना तो क्या पूछते हैं, ऑक्यूपाइड नहीं, व्हाट इज अनऑक्यूपाइड फ्रैक्शन, व्हाट इज अनऑक्यूपाइड, तो आप लिखोगे 1 - पाई/6। ठीक है जी। तो एक डेरिवेशन मैंने आपको बताया जिसकी नीड आप देख लेना, अगर आपको फील हो रही है तो आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज इस टेबल से मेरा ये चैप्टर प्रॉपरली चल जाता है। लो जी, इसके बाद मेरे पास है क्लोज पैकिंग इन द सॉलिड क्रिस्टल लैटिसेस। तो सबसे पहले पैकिंग मिलती है मुझे 1D, 1 डायमेंशनल। तो बच्चे कहते हैं सर इसमें तो क्या खास है, स्फीयर को साइड बाय साइड स्फीयर्स को अरेंज करते जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ गया और एक लाइन बन गई, स्फीयर 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 साइड बाय साइड रखते चले जाओ। और अगर आप इसी से 2D पैकिंग की तरफ बढ़ोगे, अगर आप इसी से 2D पैकिंग की तरफ बढ़ोगे तो दो टाइप की 2D पैकिंग्स निकल कर आती हैं, एक स्क्वायर एक हेक्सागोनल। कहते जी स्क्वायर कैसे बनता है, मैंने कहा आपने एक बड़ा सिंपल सा काम करना है, जो स्फीयर्स आपको एक रो में अरेंज करके दिए ना उनको 2D में रिपीट कर दो, उनको 2 डायमेंशनली रिपीट कर दो, उनको 2 डायमेंशनली रिपीट कर दो। रिपीटेशन ऑफ 1D अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। हर एक स्फीयर 2 रोज का मेंबर है, एक वर्टिकल का एक हॉरिजॉन्टल का। और जब मैं इसका पैकिंग, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने आपको 3D की 3 अरेंजमेंट पहले समझा दी पैकिंग फ्रैक्शन को समझाने के लिए, जबकि पैकिंग फ्रैक्शन चलना कैसे चाहिए था, पहले 1D लिखते, फिर 2D लिखते, फिर 3D लिखते, कुल मिलाकर काम तो हमने कर ही लिया, 3D हो चाहे 2D हो कोई भी हो। तो जो आपके दिमाग में मैं बात डाल रहा हूं वो सुनो, हर एक स्फीयर मेंबर है 2 रोज का, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ये अरेंजमेंट आपको हेक्सागोनल में नहीं मिल पाएगी, ये अरेंजमेंट आपको हेक्सागोनल में नहीं मिल पाएगी। हेक्सागोनल में हर एक मेंबर, हेक्सागोनल में हर एक मेंबर 2 रोज का मेंबर हो ही नहीं सकता। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपने 1D को रिपीट कर दिया तो 2D का एक स्क्वायर लैटिस बन गया। और अगर आप इस 1D को सेकंड लेयर जब अरेंज करोगे, सेकंड लेयर जब अरेंज करोगे तो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस में सेट करना, तो आपके पास एक नई अरेंजमेंट निकल कर आएगी जिसका नाम है हेक्सागोनल लैटिस। और जब हेक्सागोनल लैटिस और स्क्वायर लैटिस बन जाए तो वहां मैंने बच्चों को समझाना होता है इसका पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन आपके दिमाग में एक पूरी फिल्म चलनी चाहिए कि अगर मैं सिंपल क्यूब लिख के बैठा हूं
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका जेड 1 है, π/6 इसमें खाली जगह है, 52.4% इसको बोलते हैं, 0.52 इसको फैक्टिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर मैं बीसीसी की बात कर रहा हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, 0.68 फ्रैक्शन है, 68% एफिशिएंसी है, √3 π/8 इसका पाई की टर्म में आंसर है। अब मैं स्क्वायर लेटिस का पैकिंग फ्रैक्शन, अब 2D में लेट आप फ्रैक्शन निकाल रहे हो, और मुझे अच्छी तरह याद है अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करते हो ना थोड़े नॉन मेडिकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा आईआईटी में आया हुआ, उसने ये फोटो बना के दे दिया, उसने फोटो बना के दे दिया, कहता जी इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। देखते ही समझ में आ रहा था ये चाहता क्या है। लो जी, यहां से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो ये सेंटर हुआ, इसको टच करने में 4 ये हुए, और हमारे लिए ये एक स्क्वायर हो गया, और ये इसका पैक्ड फॉर्म है। तो मैंने 2D के अंदर पैकिंग निकालने की कोशिश की, जेड घिरा हुआ जगह, एरिया ऑफ स्फीयर बिल्कुल काट दिया, एक बच्चे ने बोल दिया था मैंने लिख दिया, फिर मैंने समझाया ना ना सर्कल, कहते सर्कल क्यों, मैंने कहा क्या पढ़ रहा है तू, 2D ना तो सर्कल ही दिखेगा, 3D थोड़ी दिखेगा, स्फीयर। एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर क्यों ले रहे हो, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ही पैक्ड है। सर आपने 2 कैसे निकाल लिया, ये तो बच्चे खुद ही समझ जाएंगे, एक पूरा स्फीयर, एक 1/4 1/4 1/4 1/4 2, और एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, πr², एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, a², a √2 4r, क्योंकि ये पूरा के पूरा फेस डायगोनल है, a a a a, और ये क्या हो जाएगा √2a। जैसे इसकी जगह वैल्यू पुट करोगे एग्जैक्टली ये निकल कर आएगा आपके पास π/4, मतलब 0.785, मतलब 78.5% जगह वो है जो ऑक्यूपाइड है। अगर आपके दिमाग में एक फ्रेम बना तो बहुत अच्छा रह जाएगा। फ्रेम क्या बना कि पैकिंग का 1D और पैकिंग का 2D, पैकिंग का 1D एक रो है और पैकिंग का 2D 2 है, एक में रिपीट करना है, एक में उनके डिप्रेशन में सेट करना है। पहले वाले का नाम स्क्वायर लैटिस है, दूसरे का नाम हेक्सागोनल लैटिस है। अब हम 3D में चलेंगे इसके अंदर। ये हेक्सागोनल का भी मैंने डेरिवेशन बच्चों को दे दिया था, बस मुझे यहां समझाना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और पहली लाइन के पीछे दूसरी लाइन उनके डिप्रेशन में सेट होगी, और यहां इस टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड्स निकलती हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेट 91% है। और अगर इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा इस डायग्राम को देखना, मैंने बच्चों को समझाया था कल ही। ये लो जी, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड इंटू πr² बस 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहते हैं क्या कर रहे हो, मैंने कहा ये कौन है, कहते हैं हेक्सागोनल। मैंने कहा हेक्सागोनल में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनके अंदर झांकोगे जब आप तो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 के 12 टुकड़े मिलेंगे आपको स्फीयर्स के, सर्कल्स के, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी। वैसे एरिया ऑफ हेक्सागोनल को भी याद किया होगा आपने, एरिया ऑफ हेक्सागोनल, एरिया ऑफ हेक्सागोनल तीसरी बार बोला मैंने, कोई यस नो नहीं है। अभी लिखा 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, हाँ 6 हेक्सागोन का एरिया निकालना है ना जब, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है ना इसके अंदर, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर सकते हो, या ओनली कंफ्यूजन। चलो जी, हाँ भाई, तो मैं इस बार ये सोच के चल रहा था कि सिर्फ इसके अंदर वो हाईलाइट कर दूं जो इंपॉर्टेंट वाले पार्ट है। और स्क्वायर लैटिस को अगर 3D में लेकर जाओगे तो एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें तो आपने ना बार 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 उसी अरेंजमेंट को रिपीट करना है। चेक करना चाहते हो तो ये फोटो था मेरे पास, इसको मैं फिर आपको दिखा देता हूं। ये लो जी, ये जो स्क्वायर था ना, ये वाला स्क्वायर,
रिपीट 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 रिपीट, तो फिर आपके पास एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। और जब उसका एक स्क्वायर वॉइड, वो जो वॉइड बनी थी ना, ये वाली वॉइड, इसको अगर आप भर दो तो फिर आपके पास एक स्ट्रक्चर बन के सामने आएगा जिसको बीसीसी बोलोगे। उसमें मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, उनके एज के जो कॉर्नर है वो एक दूसरे के टच में नहीं है, उनकी पैकिंग बॉडी डायगोनल पे निकलती है। और पैकिंग फ्रैक्शन जब तक सबकॉन्शियस माइंड में घुसती नहीं ना, तब तक सॉलिड वॉलिड पढ़ने का फायदा नहीं है कोई भी। व्हाट इज अ पैकिंग? टच करने वाले, अनपैकिंग नहीं निकालनी, पैकिंग निकालनी है। तो सिंपल की पैकिंग एज पे निकल आती है, एफसीसी की पैकिंग, एफसीसी मेटल स्ट्रक्चर हो अगर पैकिंग, उसकी फेस डायगोनल पे निकल आती है। और अगर ये बीसीसी हो तो उसकी बॉडी डायगोनल पे निकल आती है। तो वही समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर मुझे कोई बोलेगा कि आपको ना 3D अरेंजमेंट बनानी है, इनका बना देंगे जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आप 3D अरेंजमेंट बनाने में इंटरेस्टेड हो तो सिंपल क्यूब को हमने इस तरीके से अरेंज किया, रिपीट 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 होता चला गया। रिपीट होने से हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बन गया। इसको हमने ए ए ए ए सारी लेयर सेम थी, भी दिखाया था आपको। अगर वॉइड भर दो इसकी तो फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसको हम सिंपल का एबी बोलते हैं। और जो दो स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर जो हमारा हेक्सागोनल था 2D, उससे मैंने 3D स्ट्रक्चर बनाना है, तो मेरे पास फिर दो टाइप की अरेंजमेंट निकलती है। उसके लिए चाहो तो इसको देख लो, जो तुम्हें ठीक लगे। देखो मेरा जो हेक्सागन था ना, उसमें दो टाइप की वॉइड थी। वैसे आप अपने हाथ खड़े करके बताना, आप क्लास में हो। टोटल 21 हैंड रेज होनी चाहिए। एक हाथ कम है, एक हाथ कम है, वो है एकता प्रिया का। चलो ये भी हाथ खड़ा कर लिया। चलो सुनो बच्चे, मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा कहना यह है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं अबाउट द वॉइड्स, एक बार फिर नजर मार ले। तुम्हें पता है फिजिक्स की क्लास चल रही है, कहती यस सर, वो श्रेया कहती, इतनी बोला। ये दो टाइप की वॉइड है, दिख रही है। अगर मैं ऑल्टरनेट, सुनो बच्चे, अगर मैं ऑल्टरनेट, जैसे आप ये हाथ दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर तो आप इन वॉइड्स को भर दो और इसके नीचे आप उल्टी वाली वॉइड्स को भर दो, तो कुछ ऐसी अरेंजमेंट दिखेगी आपको, कुछ ऐसी अरेंजमेंट दिखेगी आपको। तो इसका नाम हमने पता है सीसीपी, इसका नाम हमने सीसीपी, इसी का नाम हमने क्या रखा हुआ है एफसीसी। पर अगर मैं सेम टाइप की वॉइड्स कॉन्टिन्यूअसली भरता चला जाऊं, मतलब ये वाले ट्रायंगल का जो बेस है ना, इस पे लिख नहीं रहा था कल भी, चलो मैं ऐसे समझा देता हूं कि सेम टाइप की वॉइड, सेम टाइप की वॉइड बार बार 3D में भरते चले जाओ, तो उससे जो अरेंजमेंट आएगी उसको बोलोगे एचसीपी। और इसके बाद बच्चे खुद ही बोलने लगे सर हमें समझ में आई बात कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा क्या कर रहा हूं, आप ना ए के बाद बी लेयर, फिर ए को रिपीट कर रहे हो, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। और इसके पहले आप पता है क्या कर रहे थे, आप ए के बाद बी के बाद सी के बाद फिर ए लेकर आ रहे हो। तो जब एबीसी एबीसी अरेंजमेंट हुई तो उसका नाम है एफसीसी। और मैं फिर आप तक अगर रीच बनाने की कोशिश करूं तो वो क्या है, ये मैंने हैंड रिटन भी लिखा हुआ है। देखो जी, अगर मेरे पास ऊपर और नीचे की दोनों सेम टाइप की वॉइड ऑक्यूपाई हो जाए तो उसको एचसीपी बोलते हैं। और ये ऑल्टरनेट ऑर्डर में अगर ऑक्यूपाई हो जाए तो उसको एफसीसी या सीसीपी बोलते हो। एक का नाम एबी एबी अरेंजमेंट है, दूसरे का नाम एबीसी एबीसी अरेंजमेंट है। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 12 है, दोनों में 74% जगह मेरे पास
भरी हुई है और 26% जगह मेरे पास खाली पड़ी हुई है। इसके बाद फिर मैंने बच्चों को वर्ड्स बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी जो वर्ड्स है ना, सिंपल क्यूब में सेंटर खाली पड़ा हुआ है, सिंपल क्यूब के अंदर सेंटर खाली पड़ा हुआ है, सिंपल क्यूब के अंदर सेंटर खाली पड़ा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो सिंपल क्यूब के अंदर सेंटर खाली है, तो सिंपल क्यूब के सेंटर का नाम आपने पता क्या कर दिया, क्यूबिक वॉइड। क्यूब का सेंटर क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड। और अगर 2D में थे ना तो स्क्वायर लैटिस की वॉइड का नाम स्क्वायर वॉइड था, और हेक्सागोनल लैटिस का शेप अभी दिखाया था, कुछ ऐसा बन रहा था, तो ये ट्रायंगुलर वॉइड है, ये ट्रायंगुलर वॉइड है। तो वर्ड्स समझ में आनी चाहिए। जैसे कल बच्चे बोल रहे थे ना, तो वर्ड्स के साथ मैचिंग नहीं करा रहे दिमाग की ना। जैसे मैं बात कर रहा हूं क्या, क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक क्यूबिक क्यूब के अंदर होगी, ट्रायंगुलर वॉइड ट्रायंगुलर, तो हेक्सागोनल लैटिस में होगी। अच्छा स्क्वायर वॉइड, तो स्क्वायर के अंदर होगी, स्क्वायर लैटिस के अंदर होगी। बस ये अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में सेट होना जरूरी है। अब हम ढूंढने निकलते हैं एफसीसी के अंदर वर्ड्स। अब हम ढूंढने निकलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर वर्ड्स। तो इसका समरी बना रखी है मैंने, मैं वहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर अगर 2-3 पेज में समरी के फॉर्म में लिख दिया जाए ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। सुनो, मैं टोटल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात कर रहा हूं। मैं टोटल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, मैं फिर एक बार समझाऊं। मैं 2D स्ट्रक्चर बना के बैठ गया, उससे मुझे स्क्वायर प्लेनर मिल गया, उससे मुझे हेक्सागोनल मिल गया। इसकी वॉइड का नाम मैंने इसकी वॉइड का नाम मैंने क्या रख दिया, स्क्वायर वॉइड। इसकी वॉइड का नाम मैंने क्या रख दिया, ट्रायंगुलर वॉइड। उसके बाद मैं 3D में आ गया, यहां मुझे पहले सिंपल क्यूब मिला, इसकी वॉइड का नाम मैंने क्यूबिक वॉइड रख दिया। फिर मैं किसके पास आ गया, एफसीसी के अंदर। एफसीसी के अंदर मुझे 2 टाइप की वॉइड मिली, एक मिली टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरी मिली मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड अगर इसका जेड, इसका यूनिट कांस्टेंट n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है। अगर ये 4 है तो ये 8 और 4 है, अगर ये 5 है तो ये 10 और ये 5 है, अगर ये 6 है तो ये 12 और ये आपके पास यहां 6 ही है। तो इस n से 2n और n कंट्रोल होगा। किसी को फिर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन पकड़नी है, थोड़ा सा आपको मेरे साथ में समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मैंने एक एफसीसी बोर्ड पे ड्रॉ करना है, मैंने एक एफसीसी बोर्ड पे ड्रॉ करना है। एफसीसी बोर्ड पे ड्रॉ होने के बाद इनके लेटिस पॉइंट्स एफसीसी ऑक्यूपाई करवा देने। एफसीसी फेस सेंटर्ड, क्लियर। अब मैंने ध्यान दिया इस एज के सेंटर पे, मैंने ध्यान दिया एज के सेंटर पे, मैंने ध्यान दिया इस एज के सेंटर पे। अरे भाई एज का सेंटर तो खाली पड़ा हुआ है, एज का सेंटर तो स्फीयर ने भरा थोड़ी है। कॉर्नर 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 कॉर्नर, फेस सेंटर फेस सेंटर, कॉर्नर फेस सेंटर, कॉर्नर कॉर्नर फेस सेंटर, बिल्कुल ठीक चल रहा है फेस सेंटर, लेकिन एज का सेंटर तो खाली पड़ा है ना। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो और अच्छे ऑब्जर्वर हो तो खाली पड़ा हुआ है, ये तो एम्प्टी पड़ा हुआ है। लेकिन अब इस एम्प्टी को सराउंड करने वाले पार्टिकल्स ढूंढने, एक तो ये फेस का सेंटर, एक कॉर्नर, एक कॉर्नर, एक ये फेस का सेंटर, एक इसका पड़ोसी, एक इसका ऊपर वाला पड़ोसी। तो अगर इस शेप को कंसीडर करो, SF6 जैसी बन रही है, देख लो देख लो, ये देख लो, ये यहां से यहां से यहां से ये देखो, तो SF6 जैसी शेप बन रही है। इसीलिए इस खाली जगह को 6 स्फीयर्स ने जब घेर लिया, सराउंड कर लिया, तो इस वॉइड का नाम आपने पता क्या दे दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा बताओ कितने एज है,
हाउ मेनी एज इन द क्यूब? 12. हाउ मेनी ओवीज इन वन क्यूब एट एज? जितने एज उतनी होंगे। एज कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/4, तो एज का कॉन्ट्रीब्यूशन 3 का हो रहा है वॉइड्स में। ये वॉइड इस अकेले की थोड़ी है भाई, ये वॉइड इसकी भी। हाँ जी, टोटल एज कितने हैं? 12। हर एज के सेंटर में कौन चल रही है? ओवी। मेरा कहना ये ओवी इसकी इंडिविजुअल थोड़ी है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसकी अकेले की थोड़ी है, इसको पड़ोसी भी शेयर कर रहे हैं। और एज के सेंटर को कितने पड़ोसी शेयर करते हैं? एक ये खुद और 3 इसके सराउंड वाले। एज का सेंटर कंट्रीब्यूट 1/4 करता है ना, तो इसीलिए ओवी का कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल कितना है? 1/4। हाउ मेनी एज? 12। हाउ मेनी ओवीज? 12। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल? 3। 12 मल्टीप्लाई विद 1/4 इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब एक जगह और ढूंढनी है हमें, कौन? ओवी। ये सेंटर देखना, ये वाला खाली पड़ा है ना। आप बीच में बैठो, मान लो कमरे के बिल्कुल सेंटर में बैठ जाओ जाकर, तो 2 दीवारों के सेंटर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, 2 साइड। तो इस शेप को अगर आप आइडेंटिफाई करते हो, पीएमटी देने जा रहे हो, तो छोटी मोटी बातें तो आपको पता चल गई होंगी, ये शेप कैसा बन रहा है इस वॉइड के अराउंड। हाँ, सिंपल। एच का सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट करवा रहा है। बाकी तो शायद यहाँ ना सर्कस देखने आए हुए हैं, शेप ही समझ नहीं आ रहा, तो फिर चैप्टर पढ़ने का फायदा क्या है? और क्लास में बैठकर एहसान थोड़ी कर रहे हो भाई। और मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वर्ड बोलता हूँ, चुभने वाले वर्ड्स बोलता हूँ। अब मेरी मजबूरी में क्या करूँ? क्लियर ना, क्योंकि तुम्हें और कोई लैंग्वेज समझ ही नहीं आती। और मैं बिना समझाए भी जा सकता था, मुझे लगा समझा दो यार, कहाँ कहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलती है और कैसे मिलती है। लेकिन आप ऐसे हो कि आप सोचते हो कि आप समझा क्यों रहे हो। टाइम पास तो कोई भी कर देगा भाई तुम्हारे साथ। एफसीसी का जो जेड है वो 4 है, ओवी 4 है, टीवीज 8 है। और ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितने एन होंगे एफसीसी में, कई बार वो आर्टिफिशियली जानबूझकर लेटिस पॉइंट्स का नंबर 6 बोल देगा। जैसे एचसीपी में तो 6 होता ही होता है, तो ओवी 6 और टीवीज 12 निकल आएंगे। और फिर मैंने बच्चों को यह भी एक्सप्लेन किया, जबकि हमारा सिलेबस क्यूब बेस है, हमारा सिलेबस क्यूब बेस है, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया कि हेक्सागोनल का जेड कितना है। तो कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स 1/6, फेस सेंटर ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स 1/2। तो यहां का स्फीयर, ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये स्फीयर, इनका कंट्रीब्यूशन 1/6 से 1 हो गया, सेंटर वाले का हाफ हो गया। यही हरकत नीचे हुई, लेकिन जो बॉडी के अंदर पड़े थे 1-1-1 करके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जेड का वैल्यू आपके पास एग्जैक्टली क्या आ गया? 6 आ गया। और जिसका जेड 6 आ गया है, जिसका जेड 6 आ गया है, उसका टीवी 12 और ओवी भी, ओवी 6 आ जाएंगे। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सुनो। वो आपसे कहेगा CrCl3 है, मैंने कहा ठीक है। ये FCC है, मैंने कहा ठीक है, दिमाग में आ गई बात। तो जैसे FCC बोलेगा, दिमाग में टीवीओवी घूमने लगेंगे। फिर वो बोलेगा क्लोराइड लैटिस पॉइंट्स पे है,
ओके, मैं समझ लूंगा जेड 3 है, क्योंकि उसने बोल दिया ना क्लोराइड आर ऑन द लैटिस पॉइंट्स, तो जेड 3 है। एंड क्रोमियम इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्रोमियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। उनका ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज ऑक्यूपाइड। मैंने कहा देखो बात सुनो, अगर जेड 3 है तो ओवी भी 3 है, और कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई हो रहा है, 1/3, 1/3। एक बार फिर सुनो, तो सुनोगे तो पहली बार में समझ में आएगा, और नहीं सुनना ये आपकी चॉइस हो सकती है, बोलना मैंने है ही। क्लियर ना? CrCl3, और कभी तो बैच के अकॉर्डिंगली चॉइस होती है, कई बार बैच के अकॉर्डिंगली मजबूरी भी होती है, तो दोनों बातें मैंने आपको बताई है। CrCl3 क्लोरीन या क्लोराइड, क्लोरीन या क्लोराइड, जो क्लोराइड है वो उसने कहा FCC है, मैंने कहा क्लोराइड FCC FCC FCC, ओके मान लिया बात को, तो इसका जेड 3 है। उसने कहा क्रोमियम +3 ओवी में है, मैंने कहा एक ही तो है, तो इसका मतलब एक ही वर्ड ऑक्यूपाई है, कौन सी वाली, ऑक्टाहेड्रल। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज ऑक्यूपाइड, मैंने कहा एक क्रोमियम, वो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, 1/3। व्हाट टोटल फ्रैक्शन ऑफ द वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय क्रोमियम, 1/9। क्लियर ना? क्योंकि टीवी 3 होंगे और टीवी 6 होंगे और ओवी 3 होंगे। अब अपने लेवल पे CrCl3 समझ के देखो, अपने लेवल पे CrCl3 समझ के देखो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं। ठीक है जी, ये कई बार बच्चे समझते हैं और भी समझते रहते हैं। अब इसके बाद ना एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है, उसमें सबसे पहले मैंने बच्चों को समझाया NaCl। NaCl तो नमक के स्ट्रक्चर को समझाने से पहले मैंने बच्चों के दिमाग में ना एक बात डाली कि नमक के स्ट्रक्चर को समझा कैसे जाए। तो वहां आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिमाग में लेकर आनी है, जिसको बोलते हो रेडियस रेशो, जिसको आप बोलते हो रेडियस रेशो। रेडियस रेशो क्या है जी? इट इज अ रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ cation एंड एनायन। रेडियस रेशो इज द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ cation एंड एनायन। इससे क्या हो जाएगा? मैंने कहा इससे ये होगा कि अगर आपको रेडियस रेशो पता हो तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर एंड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर, उसके अंदर की अरेंजमेंट पहचान सकते हो। उसने कहा जी बताओ कैसे? मैंने कहा अगर आपका रेडियस रेशो cation एनायन का वैल्यू देगा रेडियस का, उसको रेशो लेके वैल्यू निकाल लो, अगर वो 0.155 से नीचे नीचे आ रही है अप टू, तो समझ लो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, और वो लीनियर अरेंजमेंट है, साइड बाय साइड साइड बाय साइड साइड बाय साइड क्रिस्टल अरेंज किया हुआ है। अगर 0.155 से 0.225 के बीच में आ गई तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। ये B2O3 टाइप का पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 का ट्रेंगुलर शेप बनेगा, और उसके आगे की लाइनें आप पढ़ सकते हो। अगर ये 0.225 से 0.414 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वो टेट्राहेड्रल है। अगर 0.414 से 0.732 है तो ये एक्चुअल में ना पूरा 2 लेक्चर का काम है, जिसमें हम रेडियस रेशो का डेरिवेशन देते हैं बच्चे को। अब उल्टा गेम खिलवाया हुआ है कि रेडियस रेशो आपको पता है, उस रेडियस रेशो से आप क्रिस्टल प्रेडिक्ट करोगे कि ये टेट्राहेड्रल है, जिंक सल्फाइड टाइप का है, या ये ऑक्टाहेड्रल है, नमक टाइप का है, या ये सीजियम क्लोराइड टाइप का, BCC टाइप का है। ऐसा प्रेडिक्ट करोगे ऑन द बिहाफ ऑफ रेडियस रेशो। वही काम हमने NaCl में किया, वही काम हमने NaCl में किया। अभी गूगल सर्च कर लो, सोडियम प्लस की रेडियस, Cl माइनस की रेडियस पता चल जाएगी। उन दोनों को सोल्व करोगे तो वो जो वैल्यू है वो 0.5 आ रही है, तो इसका मतलब रेंज कौन सी आ गई? 0.414 से 0.732। ओके, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ओबे कर रहा है। बस यहीं से हमारे दिमाग में चला गया कि जनरल रूल ऑफ द क्रिस्टलोग्राफी, कि जितने भी एनायंस है, जनरल रूल ऑफ द क्रिस्टलोग्राफी कि जितने भी एनायंस है वो साइज बड़ा होने की वजह से लैटिस पॉइंट में सेट होते हैं। जितने भी एनायंस हैं वो
लैटिस पॉइंट्स मतलब 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर, अगर कोई सिंपल है तो 8 कॉर्नर, अगर कोई बीसीसी है कॉर्नर बॉडी सेंटर, लैटिस पॉइंट में सेट होते हैं। तो इसके सारे के सारे क्लोराइड ड्यू टू लार्ज साइज कहां बैठे हुए? 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर में। एक बार फिर रिपीट करता हूं, मुझे NaCl स्ट्रक्चर को समझना है। उसने कहा जी बिल्कुल समझो। नंबर 1 ये FCC है। ओके, FCC इसका मतलब 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर ऑक्यूपाइड है, वो क्लोराइड ने ऑक्यूपाई कर रखी है। पहली बात खत्म। दूसरा, इसका Na कहां है? मैंने कहा जी रेडियस रेशियो निकालो पता चल जाएगा। रेडियस रेशियो निकाला 0.5 आ गया। अच्छा, रेंज क्या है? 0.414 से 0.72। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जितने भी आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो इन भाई साहब ने जाकर भर दिए। किसने? Na ने। जितनी भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो Na ने जाकर भर दिए, ऑक्यूपाई कर लिए। और कहां कहां है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? बच्चों को पता था, 12 एज सेंटर, एक बॉडी का सेंटर। 4 ही Na निकले, 4 ही Cl निकले। एक यूनिट सेल NaCl के अंदर, 1 यूनिट सेल ऑफ द NaCl, 1 यूनिट सेल ऑफ द NaCl में 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl है। इस बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। तो कल ही करवाना था, मुझे अच्छी तरह याद है बच्चों को। मुझे पता लगाना है कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl में कितनी यूनिट सेल्स है। वर्डिंग सुनना, कितनी यूनिट सेल्स है। उसने कहा काम करो पहले मोल निकालो, तुमने मोल पढ़ा हुआ है। कहते 1 मोल। मैंने कहा पता लगाओ कितने NaCl है। कहते 6.023 × 10⁻23। मैंने कहा सुनो, 4 NaCl से एक यूनिट सेल बनती है। 4 Na, तो इतने अगर आपके पास है 6 × 10⁻23, तो हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर हियर? 6 1/4 6 × 10। उसका मैंने नॉर्मल फॉर्मूला बना दिया। पहले मोल निकाल लो, इंटू Na/Z कर दो, आंसर आ जाएगा। मान लो आपको 100 ग्राम NaCl दे रहा हूं, 100 ग्राम, तो क्या करोगे? 100/58 इंटू Na/Z, हाउ मेनी यूनिट सेल्स? रेडियस रेशियो का ये फायदा हो जाता है हम लोगों को ना। ये फिर मैंने वापस समझा दिया बच्चों को कि टाइम थोड़ा सा होता है उन लोगों के साथ, इतना भी नहीं होता लेकिन होता है उन लोगों के साथ। तो वापस NaCl एक्सप्लेन कर दिया उनको कि किस बिहाफ पे मैंने NaCl समझा है, कि डायन एनाइन की रेडियस का रेशियो लेकर फिर मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग सेट की है इसके साथ कि किसको कहां आना चाहिए। बोलो जी, कोई इसमें हाई लेवल का प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो डिस्कशन हो सकता है। बोलो जी। बोलो बोलो। जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। 100% इसकी ऑक्टाइडल वॉइड्स ऑक्यूपाइड है। ठीक है जी, और बोलो। बच्चे वैसे तो ओरिजिनली पता ही क्या है? ओरिजिनली क्या है? ओरिजिनली तो ना ये क्रिस्टलोग्राफी की स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी है। लेकिन अब वो स्टडी हमने थ्योरी में तो कन्वर्ट करनी है ना, क्योंकि हम लेबोरेटरी में तो जाएंगे नहीं। तो उस थ्योरी को हमने अपने लेवल पे थोड़ा सा ट्रिकी बेस पे सीख लिया है कि पहले रेडियस रेशियो निकालो, फिर एक जनरल रूल ऑफ केमिस्ट्री बनाओ कि एनायंस लैटिस पॉइंट पे होंगे, फिर एक छोटी इंफॉर्मेशन निकाल डालो कि FCC है, फिर एक रिदम बन जाएगी। FCC है, सारे क्लोराइड 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर पे है, रेडियस रेशियो बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, तो सारे एन में तो लैटिस पॉइंट में जाएंगे, वॉइड में जाएंगे। कौन सी वाली? OV में। तो ऐसे करके इसको याद करना आसान हो जाता है। देखो इस पे ना फिर एक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाले बच्चों को कि अगर मैं, एक क्वेश्चन तो ये बन गया था कितनी यूनिट सेल है। दूसरा, अगर मैं किसी NaCl का एक पूरा बॉडी डायगोनल, अगर मैं किसी एक NaCl का बॉडी डायगोनल पूरा एक्सिस उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक निकाल दूं, तो उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। बच्चे स्मार्ट थे, कहते सर 2 कॉर्नर हट जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। टीवी तो आपने भरी नहीं इसकी। टीवी यहां होती है ना छोटे खाने के अंदर, ये छोटा क्यूब के अंदर, टीवी इस छोटे क्यूब के अंदर है, वो तो भरी नहीं आपने। NaCl में तो खाली पड़ी है वो, लेकिन OV भरी थी।
तो जैसे ही आप किसी एक NaCl के स्ट्रक्चर में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आओगे तो दो कॉर्नर कवर कर डालोगे। टीवी खाली पड़ी हुई थी, एक ओवी। तो नया फॉर्मूला इसका जो बनेगा, अगर थोड़ी स्मार्टनेस के साथ हैंडल करो चीजों को, आपके पास ये देखो, वन बॉडी डायगोनल एक्सिस इज रिमूव्ड, क्लियर। तो एग्जैक्ट पहले 12 एज सेंटर थे, उन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बॉडी सेंटर पूरा का पूरा साफ हो गया। 8 कॉर्नर थे, 2 कॉर्नर साफ हो गए, फेस सेंटर पे कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं। तो 12 एज ने 3 का कंट्रीब्यूशन, 8 की जगह 6 कॉर्नर ने 3/4 का कंट्रीब्यूशन, और 6 फेस सेंटर ने 3 का। तो एग्जैक्टली Na 3 रह गए, क्लोराइड 3.75 रह गए। इससे मेरा नया फॉर्मूला Na12Cl15। इसको अब जिस भी तरीके से तुम लिखना पसंद करते हो लिख लो। तो व्हाट विल बी द न्यू फॉर्मूला इफ वी रिमूव वन बॉडी डायगोनल फ्रॉम द NaCl क्रिस्टल लैटिस? ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसकी जगह अगर मैं एक बॉडी डायगोनल प्लेन हटा दूं, ये मैंने बच्चों को दिया था समझने के लिए, मैंने कहा तुम खुद समझो, अगर मैं पूरा बॉडी डायगोनल प्लेन हटा दूं देन व्हाट विल हैपन? कौन कौन हटेगा? ये तुम्हारे लिए टास्क है 30 सेकंड का। पूरा बॉडी डायगोनल प्लेन ऐसे हटता है, ये बॉडी डायगोनल प्लेन। वन बॉडी डायगोनल प्लेन, दो 4 कॉर्नर गए बच्चा, और ये वाले 2 फेस सेंटर गए ऐसे निकलते हुए, और ये 2 एज निकल गए। और NaCl था तो टीवी हमें बोदर नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये जिंक सल्फाइड होता तो इसका टीवी हमें बोदर करता, क्योंकि जिंक सल्फाइड पे ओवी खाली पड़ा होता है, टीवी भरा होता है, और बॉडी का सेंटर इसका भरा हुआ था तो वो हमें अफेक्ट करेगा, तो वो फॉर्मूले में चेंज लाएगा फिर। लेकिन पहले पता तो हो कि बॉडी डायगोनल प्लेन का लिटरल मीन क्या है, तो तुम काम कर पाएंगे फर्दर। ऐसी ऑपोजिट प्लेन में से एक एक्सिस निकाल दो जैसे मैंने निकाला हुआ है, तो कौन कौन से पार्टिकल कवर हो सकते हैं? 2 फेस के सेंटर कवर हो जाएंगे, एक बॉडी का सेंटर कवर हो जाएगा। और अगर ऑल्टरनेट फेस सेंटर हटाए जाए, ऑल्टरनेट फेस सेंटर, देन हाउ मेनी फेस सेंटर विल बी रिमूव्ड इन द क्यूब? अगर ऑल्टरनेट फेस सेंटर हटा दूं, जैसे तुम जिस फ्लोर पे बैठी हो बच्चे, एक तो इसका स्फीयर हटाना है, फिर तुम्हारे पड़ोस की दीवार का हटाना है, नहीं हटाना ऑल्टरनेट में से, फिर ऊपर वाली दीवार का हटाना है, फिर इसका नहीं हटाना है। ऐसे करके ऑल्टरनेट हो गया, ऑल्टरनेट फेस सेंटर। अगर आप मेरी हाथ की मूवमेंट को देख पा रही हो, अगर मैं ऑफलाइन आपके साथ क्लास में होता तो आप ज्यादा समझ पाते शायद, ये तो समझ गए होगे हो सकता है। और इसलिए मैंने इसको फोटो को बनाया ऐसे, जहां मैं बैठा हूं इसका हटाओ, अगर तो पड़ोसी का मत हटाओ, फिर उसका हटा दो, फिर इसका नहीं हटाओ, तो ऑल्टरनेट ऐसे होगा। या फिर ऑल्टरनेट ऐसे हो सकता है इस तरीके से। हाँ, 2 फेसेट रट जाएंगे उसके अंदर ना, फिर फॉर्मूला उससे नया क्रिएट हो जाएगा। फिर बच्चों को मैंने जिंक सल्फाइड बताया, जिंक सल्फाइड का रेडिएशन रेशियो इन बिटवीन 0.225 टू 0.414 है। और मैं तो कह रहा हूं कि अब इतने भी बच्चे बुद्धू नहीं है कि वो देख ना पाए। जिंक +2 की रेडियस निकालो, सल्फाइड की रेडियस गूगल सर्च करो, पता चल जाएगा। इन बिटवीन 0.225 टू 0.414 आ रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जनरल रूल ऑफ केमिस्ट्री क्या है? एनायन शुड बी ऑन द लैटिस पॉइंट। तो सारे के सारे सल्फाइड जाकर 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर में सेट हो गए। आपके पास 4 सल्फाइड है, मैं बच्चों से डिमांड करता हूं, 4 सल्फाइड है तो कितने जिंक चाहिए होंगे? एग्जैक्टली बोलो, 4 सल्फाइड पे कितने जिंक चाहिए होंगे? जिंक +2 है। पिछली क्लास में आंसर आ गया था इमीडिएटली 4 ही ना, तो वो 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 वाला है, तो तुम्हें 4 जिंक कहां अरेंज करने पड़ेंगे? ऑल्टरनेट टीवीज में। टीवी 8 है ना, और 8 टीवी भर दोगे तो फॉर्मूला Zn2S हो जाएगा। फॉर्मूला मैच ही नहीं करेगा।
प्लस का साइन बढ़ जाएगा, उस पर चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसीलिए 4 सल्फाइड पे 4 जिंक, तो जिंक शुड बी इन ऑल्टरनेट टीवीज। तो इस तरीके से इसको याद करवाया जाता है बच्चे को ना। अदरवाइज तो ये क्रिस्टलोग्राफी है, जैसा स्पेक्ट्रम में दिखा वैसे यहां बोल दिया, लेकिन हम तरीका बदल देते हैं जिससे बच्चों को थोड़ा समझ में आ जाए चीजें। ऐसे ना लगे क्रैमिंग है, रट्टा ही तो मारना है इसमें, ये फीलिंग आती है फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया भाई। सॉल्यूशन चैप्टर भी है हमारे पास, और इसमें भी अभी थोड़ी थोड़ी बातें पेंडिंग है ना। तो कल आप बोल देना इसको कहाँ छोड़ना है और उसमें से क्या क्या